बचपन याद आता है। वो टालीगंज वाला हमारा पुराना मकान, और मकान के ठीक सामने दुर्गा का मंडप, और मेरी कितनी जिद, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। मेरी अम्मा कितना समझाती, हम तो बंगाली नहीं हैं, दिवाली में नए कपड़े मिलेंगे। मेरी जिद और भी बढ़ जाती, पूजा तो सबके लिए है, मैं पुराने कपड़े क्यों पहनूं? तब से अम्मा ने जो नए कपड़े बनवाने शुरू किए, आखिरी तब तक बनवाती रही। बचपन से प्रवासी होते हुए भी कैसे घुल मिल गई थी बंगला जीवन के साथ, उसके परिवेश के साथ, छंद के साथ और खाने पीने के साथ। बचपन में सबसे बड़ा दुख था, मैथ्स में बहुत कमजोर थी, एकदम जीरो। और छोटे भाई की तरह मेरा जन्मदिन भी मनाया जाता था। 4 कन्याओं के बाद का भाई, कितना प्यारा दुलारा, उसके जन्मदिन में कितने लोग आते, मेरे जन्मदिन में कोई नहीं। लेकिन क्या किया, क्लास के तमाम साथियों से कहा, ए सुनो, कल मेरा हैप्पी बर्थडे है, आना, खूब मजा होगा। दूसरे दिन जो मजा और हंगामा हुआ, वैसे यहाँ नहीं बता सकती। बचपन से नाच सीखती थी, अम्मा की सहेली ले गई थी, पहले कथक मणिपुरी, उसके बाद सीखना शुरू किया भरतनाट्यम। नाच नाच नाच, तालमय जिंदगी हो गई। तकिट 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 तिता तिकी थई 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 तिता तिकी थई। अपने खुले मैदानों में कभी न्यू एम्पायर का वो पुराना एटमॉस्फेयर, सदर्न कॉन्फ्रेंस, केवल नाच और नाच। मुझे याद, उसके बाद रविंद्र शतवर्ष की मिडिल स्ट्रीट करना पड़ेगा, कच्छ और देवयानी। और उस वक्त गुरु आए, जयदेव चटर्जी, उन्होंने मेरे सारे शरीर को तोड़कर एक अद्भुत लय की सृष्टि की। परिचय हुआ रविंद्रनाथ के साथ, रविंद्र संगीत के साथ। शांति निकेतन का निर्जन निर्जन रास्ता, कितने गीत, मेघेर परे मेघ जमेचे, सुखी आधार राते, कितने गीत, कभी साकेत, मेघदूत, और कभी प्रथम पूजा की याद करते मुझे अमिता दी की याद आती है। अमिता दी हमारे कॉलेज में बंगला पढ़ाती थी, और मैं थी हिंदी की छात्री। इतना चाहती थी कि लगता है सारी टीचर्स यदि अमिता दी की तरह हो जाए तो छात्राएं टीचर से डरना छोड़ देंगी। क्या दिन थे, नाच गान हुल्लड़। जिंदगी में वो दिन शायद फिर कभी ना आए। एमए का एग्जामिनेशन दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया रिजल्ट आने के बाद, और जब पढ़ा रही थी सारा शहर मिलकर ढूंढ रहा था वसंत सेना को, शूद्र की वसंत सेना। मेरी जिंदगी का पहला अभिनय। जिस दिन गई डर डर के, मुझे तो कुछ नहीं आता था, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं। ज्यादा ही डायरेक्टर ने कहा, बोलिए मैडम, आम्र पल्लव की डालियां कैसे अद्भुत ढंग से डोल रही हैं। मैंने कहा जी जी जी, आम्र पल्लव डालियां धत। मैंने सोचा मुझसे थिएटर कभी नहीं होगा, जिंदगी में थिएटर कभी नहीं कर पाऊंगी। हुआ, खूब हुआ। एक बार कदम आगे बढ़ जाएं तो पीछे लौटते हैं क्या? कितना बरस हुआ? 40, नो 42 या 44। A long journey। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो कितने संगी साथी, मेला, सारे के सारे शिल्पी, महामेला। और इस महामेले में, इस अंधेरे उजाले में मुझे बीना की याद आ रही है। रणकवि के पहला नाटक परिचय, उसकी बीना बेटी ब्रांच, बेस्कर की बेटी ब्रांच, कलकत्ते की बस ड्राइवर की एक लड़की दिल्ली जाती है नौकरी करने के लिए, और वही सुदीप के साथ उसकी मुलाकात होती है। इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी और लट्टू तोता की तरह उसी की तरह बातें। अच्छा गाना सुनो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छा म्यूजिक। और वो सुदीप आएगा, कलकत्ता आएगा, सारा घर बैठ के उसका इंतजार कर रहा है। सुदीप आएगा। सुदीप नहीं आता।
आता है खत जिसमें लिखा है कि इतने दिनों तक जो जो कहा सब झूठ। सारा कर्ज झे होता है। पूछता है बताओ इस चिट्ठी में क्या लिखा है, सबको समझा के बताओ। तब मीरा कहती है उन्हें गलत मत समझो बा, वो तो हमारे दल के। वो तो हमेशा कहते हैं कि आजकल के दौलतमंद रईस नेता खूब बखान करके कहते हैं कि मजदूर ही हमारी सोसाइटी का सबसे खास आदमी है। ये सुनकर मुझे हंसी आती है। बचे रहने से कोई आदमी खास नहीं हो जाता, इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, उसके लिए कोशिश की जरूरत है। मजदूर ही हमारी सोसाइटी का सबसे खास आदमी है। तो क्यों नहीं कोई उनके लिए नाटक लिखता है, गाने लिखता है। असल बात तो ये है कि मजदूरों के लिए कुछ करने से पहले हमें उनके जैसा होना होगा। सो तो हम नहीं कर पाते। इससे सारा का सारा देश और समाज मिलकर सोसाइटी के सबसे खास आदमी को दीदी लगाए के मालूम हल्के चटकदार फिल्मी गाने, जासूसी रोमानी उपन्यास और तेज भर के सिनेमा हॉल में मार धाड़ वाली कामुकता से भरी फिल्में और औरत के चेहरे जिसके विज्ञापन से सारा का सारा मूड भर उठा है। ऐसा कुछ जिसे देखने से रिस्क से जाता है। तुम चाहो तो मिलेंगे। ऐसी किताबें सोचने के लिए मजबूर नहीं करती। तुम चाहो तो मिलेंगे। ऐसा गाना जो मैं ऊपर नहीं उठाता, मन में केवल पशु का सा आनंद जगाता है। चाहो तो मिलेंगे। अब कुछ और चाहिए भी नहीं। ऐसा कुछ मैं ऊपर उठा माँ। ये सब क्या बोल रही हूँ? इसमें से एक शब्द भी सुदीप का नहीं। देखो सुदीप, तुम्हारी वैसे को छोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हूं, अकेली हूं, एकदम अकेली। ये मैं और बीना दोनों ही भीतर एकाकार घुस रहे थे, क्योंकि मैं भी सीख रही थी और बीना भी सीख रही थी। याद आता है वो कॉलेज स्ट्रीट, कॉफी हाउस, धुआं, जुलूस, बम का धमाका। मैं चुपचाप टेबल के किनारे चुपचाप बैठी रहती, कुछ नहीं बोलती। ये जो मुंगला भाषियों के साथ आ बोलता बोल डालो। ইলিট পড়েছেন ম্যাডাম? পড়বেন, অনেক আনন্দ পাবেন। আচ্ছা, পল রবসনের গান শুনেছেন? মাঝে মাঝে শুনবেন পল রবসনের गान। और इसी कॉफी हाउस में एक दिन एक खास जगह से मेरी मुलाकात। मैं अपने कालीगंज वाले मकान से बस पर चढ़ी, बस आगे राइटर्स। अचानक एक महिला बस पर चढ़ी, सीट पर बैठी, टिकट चेकर ने कहा टिकट। उन्होंने 4-5 बार अपने बैग में हाथ घुमाया और मेरी तरफ ताक के बोली ये पचपचा बे। मैंने कहा क्या दी चक्रवर्ती। थिएटर, पैशन, इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट, सारी चीजें मेरे भीतर जैसे जादू तैयार कर रही थी। याद है वो विवेकानंद रोड का चौड़ा रास्ता। मैं और कैदी दोनों सर्दियों के दिन आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक देखा रास्ते में एक बुढ़िया, थर सर्दी से कांपती बुढ़िया, आंखों में पुराने चश्मे। कैदी ने अपनी गरम चादर उतारकर उसके बदन पर डाल दी। थिएटर करने के लिए नौकरी छोड़ दी। हम लोग कर पाएंगे? मुझे ना कभी कभी लगता है कि जैसे कोई बहुत अच्छा इंसान अगर ना हो तो बहुत ऊंचा काम नहीं कर सकता। पता नहीं, लेकिन मैं उसके बाद एक धक्का खाकर पता नहीं कहां से कहां चली गई। और इन्हीं कैदी ने मेरा परिचय करवा दिया था तृप्ति दीदी के साथ। बचपन में ना मुझे अभी भी याद आता है कि कैदी की यादों में स्मृति बस एक छोटी सी चीज याद आती है कि उन कैदी को कैसे इतिहास की दीवारों से भों पहुंचकर एकदम खत्म कर दिया। याद है, लेकिन धक्का देकर लौट आती है। खूब चितवन में एक बड़ा सा नीम का पेड़ था, बड़ा सा विशाल था। उसकी हरी हरी नरम नरम पत्तियां कैसे
नींद से उठते लाइफ, सेंस ऑफ न्यू लाइफ। एक दिन स्कूल से लौट कर देखा, पेड़ कहाँ गया? पेड़ नहीं, झाड़ियां, पत्तियां, पेड़ काट डाला था। कैसे? बितली बितली से आने लगी। फिर वही बद्याभ्यास, स्कूल, वही किताबें, वही होमवर्क। ठीक कुछ महीने बाद घर लौट कर देखा, उस कटे हुए पेड़ से हल्की हल्की हरी हरी नीम की पत्तियां कैसे धक्का देकर धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, केआदी की यादों की तरह। केआदी ने परिचय कराया था तृप्ति दी के साथ। तृप्ति दी आई, नाटक हुआ, गुड़िया घर, डॉल्स हाउस, मैं बनी मुनिया। मेरे नाटक में नोरा मुनिया, मैं भी अपनी अम्मा की मुनिया। ये दोनों मुनिया कैसे एक हो जाती, और एक पतले से तार से एकदम अलग। मुनिया कितना चाहती थी पति को, पति की जान बचाने के लिए एक जाली सिग्नेचर करती है, और पति को जब पता चलता है उस बंद कमरे में कितना आक्रोश, कितना गुस्सा, अपमान। उसके बाद क्या मुनिया को कोई रोक सकता है? जीवन में बचे रहने के लिए आत्मसम्मान से बढ़कर कभी कुछ नहीं होता। गहने, कपड़े, सारी की सारी चीजें, सबको छोड़कर मुनिया कहती है मेरा सबसे पहला परिचय ये है कि मैं एक इंसान हूं, और एक पूरा इंसान बनने की कोशिश मुझे करनी पड़ेगी। मुझे मालूम है ज्यादातर लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे। ये सब बातें अच्छी अच्छी किताबों पर लिखी रहती है, और अब तो किताबों पर लिखी हुई बातों पर लोगों के मुझसे कई हुई बातों पर विश्वास नहीं कर सकती। अपने जीने के लिए मुझे खुद सोचना पड़ेगा, हर बात के अर्थ को मुझे खुद जानना पड़ेगा। नीति, ज्ञान, धर्म किसे कहते हैं? कानून को मैं अपने ढंग से जानती थी, पर देखा कानून तो कुछ और है। इस कानून के नियम से कोई लड़की मौत के मुंह में पड़े पिता को तकलीफ से छुटकारा नहीं दिला सकती। इस कानून के नियम से कोई पत्नी पति की जान नहीं बचा सकती। ये कानून सही है कि नहीं, ये भी मुझे देखना पड़ेगा। इन 8 सालों में बड़े धीरज के साथ मैंने इसकी राह देखी। मन में करिश्मा रोज रोज नहीं घटता। उसके बाद एक घटना घटी, कुंदन की चिट्ठी लेटर बॉक्स में पड़ी रही, और एक पल को भी मैंने नहीं सोचा कि उसकी बातों को मान लोगे। पता नहीं कैसे विश्वास था कि तुम आगे बढ़कर मेरे सारे बोझ को अपने कंधों पर ले लोगे। वैसा होने नहीं देती मैं, ध्यान देती नहीं। मैं तुम्हारे आगे बढ़ा मेरी क्या चलती। इसे करिश्मा घटे 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 जितना सोचती जब सच हो जाए तो। मैंने सोचा था मैं मर जाऊंगी, पर उसके बाद मैंने और भी देखा जैसे ही तुम्हारा डर दूर हो गया, फिर दौड़ने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर गुड़िया बन गई, मैना, प्यारी मुनिया, और तब सब कुछ सामने आ गया। इतने दिनों तक मैंने एक अनजान आदमी के साथ घर बसाया, उसकी संतान को जन्म दिया। ये सोचते ही मन करता है अपने टुकड़े 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 कर डालूं। कहकर नोरा कमरे से बाहर आती है और टेबल पे रखा बैग, और उसमें से सफेद रुमाल निकालती है, अपना सिंदूर पोंछती है। सारे होंगे क्या हुआ? सिंदूर पोंछना महापाप। भारतीय नारी सिंदूर पोंछ ली। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति बाहर गए और उन्होंने कहा ये महिला हमारी औरतों का सर्वनाश कर देगी। पता नहीं मैंने किसी का सर्वनाश किया है कि नहीं, पर आज जब दल में इतनी लड़कियां आते हुए देखती हूँ तो लगता है उनके जीने का रास्ता खुल गया है। सिंदूर और पाप
सोचते 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 कभी सीता की याद आती है, जिनका निर्वासन कभी खत्म नहीं हुआ। ये आने वाली की याद आती है। हमारे घरों में एक अन्नादी हुआ करती, मेरे बेटे को देखने आया करती थी। यूं यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंदूर, सिंदूर की बिंदी, होठों पे पान के दाग, बड़ी बड़ी आंखें, खूब हंसती। मैं हमेशा पूछती, ओ नदी कहने चले बोलू ना, हंस कर डाल दी। एक बार जबरदस्ती बैलगाड़ी में चढ़कर उनके गांव गई, कलकत्ते के पास मथुरापुर, और जाते ही उतरी उनकी बेटी के यहाँ। और दूसरे दिन दीदी ने मेरा हाथ पकड़ के, ओ दीदी इसो 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 इसो, ওই দেখো আমার জায়ের বাড়ি, ওই যে পাশে ওই যে ছোট্ট গোলাপি বাড়িটা, আমার ছেলের বাড়ি। बोलते 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 थोड़ा आगे गई और एक बड़े से आंगन में एक सांवली लड़की, लंबे लंबे बाल दिखाकर बोली, वो दीदी वो আমার সন্তান, ওর কোনো দোষ নেই। আমার স্বামী আমাকে পিটিয়ে বের করে দিয়েছিল। একদিন দুপুরবেলা রান্নাঘরে মাছ ভাজছিলাম, রাগ করছি কেন, ভাত বাড়ছি, ভাত টাত না, বেরো বেরো এখান থেকে। ওই যাও, যেই বলেছি হাতটা ধরে টানতে 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 আমাকে উঠোনে ফেলে দিল। না, আমি আমার বাসা ছেড়ে যাব না। যেই বললাম যাব না, চুলের মুঠিতে ধরে বেদম পেটাই, পেটাতে 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 মাটিতে ফেলে দিল। আমার ছেলে বউ সব সব সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ কিছু বলে না। আমার জামা কাপড়, হাতে তৈরি কাঁথা, বাড়ি, ছেলে মেয়ে সব ছেড়ে कोलकाता चले एलाम। अनिवार्य से सीता से नोरा का निर्वासन कब खत्म होगा मुझे नहीं मालूम। बीच बीच में कभी कोई पूछता है, मैडम ये आपकी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की जगह क्या है? मुझे तो बीच कहाँ से आता? एक बड़ी सी विशाल सी तस्वीर मेरे आंखों के सामने छा जाती है। ब्रेस्ट और गोरकी की तस्वीर, कैसे सारे के सारे विप्लव की प्रतिमूर्ति हो गई थी। अनपढ़ माँ, पहली मई दिवस, हजार हजार तादाद में मजदूरों का जुलूस, सिविल के हाथ में लाल झंडा। हम मालिकाओं से बातचीत नहीं करेंगे। अचानक गोली की आवाज, जो कभी सीधे खड़ी न हो पाई, सिविल की लाश को, जमीन पर लौटती हुई लाश को देखती है, धीरे धीरे पास जाती है और कहती है, झंडा मुझे दो सिविल, मैं उठाऊंगी, इस सब को बदलना होगा। तुम्हारे बेटे को गोली मार दी गई है। अपने इकलौते बेटे को खोकर डरती नहीं, झुकती नहीं, हजारों लोगों से कहती है, तुम्हें मौत से इतना डर क्यों लगता है? तुम्हें मौत से इतना डर क्यों लगता है? मेरे बेटे को मौत का डर नहीं था, उसे शहर के दुखों का गम था जो सबको दिखाई देते हैं। भुखमरी थी जो धक्का पहुंचाती है, और जो उसे जानते हुए भी भुखमरी बढ़ाते हैं, धीरे 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 गिरते जाते हैं। मौत से मत घबराओ, घबराओ गलत जिंदगी से जो तुम भुगत रहे हो। हमारे देश में भी नारी का बड़ा महत्व, महिमा, माँ संतोषी, दुर्गा, सरस्वती, कितनी माएं और कितनी गालियां माओं के नाम पर। कभी कभी लगता है कि औरत और उसका सम्मान पता नहीं इस देश में कब, कहां, किस सदी में मिलेगा। और मैं धक्का खाकर इस बीच में बन गई डायरेक्टर। ये धक्का कहां से आया, कब आया मुझे नहीं मालूम। 84 में नाटक हुआ, महाभोज,
हिम्मत नहीं हुई पहले अपने नाटक में करने की। दूसरा नाटक लोक कथा, मैं बनी सावित्री, गांव की सावित्री, देहाती, साहसी, आंखों के सामने देखती उसके पति के 5 टुकड़े कर दिए जाते हैं, डरती नहीं, बोलती थू ठाकुर से डरने वालों पर। तुम्हें मैया, तुमको दूध पिलाई रहेगी कुछ और कायर डब्बू के कहीं के। हमारा ठीक कहा था कि तुम सब हिजड़न की औलाद हो, आज तुम आप मिलके ना जियो, इसलिए बदन का 5 टुकड़ा करवा दिए और तुम सब डर के दुबक के बैठे हो उन ठाकुर के डर से। अरे जाओ जाओ चूड़ी पहन लो जाकर। मास्टर जी, लाहनू, सब मिलके समिति बनाए, क्या लिए, हमारे लिए या अपना लिए? तुम सब आदमी की ना जियो, इसलिए समिति बनाई गई। समझ में नहीं आई? डर के भेड़ा बन गए। मास्टर जी, काहिन के सामने फजूल की बात करो तो अर्जी लिखो और एक एक जन से अंगूठा लगवा लो, ऊपर भी ना माने। हम तुम तो हैं, चलेंगे तालुका बाहर वालों के पास। अब हमें कोई कटर नहीं, क्योंकि धीरे धीरे सावित्री आती है, गांव वालों को लेकर नीचे मन से उतरती है, पर्चियां बांटती है, पढ़ो हमारी सच्ची बातें। अचानक 4 गुंडे आकर उसको घेर लेते हैं, अश्लील गालियां मारना शुरू कर देते। सावित्री दौड़ती है, बचाओ बचाओ। हमारे आप जैसा आदमी कभी कोई नहीं आता। एक बार 12 साथी में एक वृद्ध उठे, उन्होंने कहा बंद करो, अभी बचाओ तुम अकेले। मैंने उनको अचानक थोड़ी देखा, अपलक लौट कर दौड़कर मंच पे चली आई। इक्वलिटी, सुरक्षा, समान अधिकार कौन देगा हमें? संविधान के ये समान अधिकार। देखो अच्छी तरह से मुझे देखो, पढ़ी लिखी औरत, थिएटर करने वाली औरत, लंदन में सिनेमा और थिएटर पर भाषण देकर रास्ता पार करती हूँ, गोखले रोड के मोड़ पर खड़ी होती हूँ, संध्या का समय, टैक्सी का इंतजार। अचानक एक अनजान आदमी यूं यूं मेरे पास आकर सट कर खड़ा होकर कहता है धीमे से, कॉफी पीने चलेंगी? ऐसा लगता जैसे मेरे सारे शरीर पर किसी ने हजार पानी, ठंडा पानी डाल दिया हो। मैं दौड़ती एक ही रोड के मोड़ पर। सब मुझे लगा कि मेरा थिएटर, मेरी शिक्षा सब माटी में। उस वक्त मैं उसके सामने थी, एक आदिम नारी जो सुबह गांव से, शहर से, गलियों से, बसों में, ट्रामों में, भीड़ में फाइल लिए, कोई माथे पर टोकरी लिए, कोई गोद में बच्चा लिए। हजारों औरतें घर से निकलती हैं और उस भीड़ पे उनके इस शरीर पर हजार वायलेंस और अब्यूज के चिन्ह। किसे अधिकार मिलेगा मुंह खोलने का? और जब मुंह खुलने लगे, देश में नया इतिहास रचा जाएगा जो आजकल लिखा जा रहा है। लेकिन ये घटनाएं धीरे धीरे कैसे आपको एक शिल्प की, बोध की जगह पर पहुंचाती है। आदमी और मैच्योर होता है, अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है। कौन सा साल याद नहीं, नाटक याद है, जर्मन नाटक, रेकर्स कॉन्सर्ट, बांग्ला में अनुरोध आशुर, पूरे नाटक में एक भी संवाद नहीं। एक प्रौढ़ महिला, राइटर्स जैसे ऑफिस में काम करने वाली, अकेली रहने वाली, घर लौटकर अकेली दरवाजा खोलती है, अकेले खाती है, रेडियो सुनती है, रेडियो से आवाज पे आवाज मिलाकर गाती है, तुम आते देखा हो फिर सन्नाटा। कभी कभी रसोई घर में झाड़ू
नाटा ये नाटक करने के लिए एक बार त्रिलोक चंद्रपुर गई थी। मर्दवान के पास छोटी सी जगह, त्रिलोक चंद्रपुर। गाय की खटाल में अभिनय होगा। एक और करीब 20-25 संथाल महिलाएं, तांबाई चेहरे, कसे हुए तांबाई चेहरे, मेहनत कश चेहरे, और नाटक का अंतिम दृश्य। नींद नहीं है, उसकी आंखों में नींद नहीं है, कभी तड़पती है इस करवट उस करवट, नींद क्यों नहीं आती। अचानक बत्ती जलाती है, एक शीशी निकालती है, नींद की गोलियों की शीशी धीरे धीरे सजा कर रखती है। 1 2 3 4 5 6 सारी शीशियों की गोलियां निकाल लेती है और बाएं हाथ में ऑरेंज जूस, और जो ही पहली टैबलेट मुंह में रखी जाती है, अचानक कई जोड़ आंखें जैसे उसे देख रही हो। नई जिंदगी, नए प्राण, और तब गोली नहीं खा पाती, जूस लेकर निकल जाती हो। और सोचती ये मेरा देश, इसे स्त्री शक्ति कहते हैं। हमारे देश की औरतें, हमारे देश की औरतें, औरतों के नाम से कमला का चेहरा याद आता है। काली काली, खूब काली कमला, सारे चेहरे पर चेचक के दाग, एक आंख टेढ़ी, टेढ़ी आंख और चेचक के दाग, बदसूरत कमला, 4 कन्याओं की माँ। उसे क्या जीने का अधिकार है, इसलिए लोग, उसके अपने लोग, घर के लोग उसके गले में कलछी बांधकर, कलछी के ऊपर पत्थर डालकर उसे पूरे तालाब में फेंक देते हैं। छटपट 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 दौड़कर कमला आ जाती है। कमला बच जाती है, कमला बच जाती है, लेकिन माधुरी को नहीं बचाया जा सकता। कैसे एक करके बताओ, कौन माधुरी, कौन कमला। रंगकर्मी की फाउंडर मेंबर, स्कॉलरशिप मिली, गोल्ड मेडल मिला, पढ़ाने वाली टीचर। दोपहर के वक्त विवेकानंद रोड वाले मकान में दौड़ती दौड़ती सारी देखभाल केरोसिन तेल की गंध आकर मुझे कस के जकड़ लेती है। कहती मार डालेंगे, कहते हैं DSLR से अपने आप को जला लो। मैंने कहा कौन मारेगा, बैठो। कौन मारेगा, किसे अधिकार है। जियोगी, थिएटर करोगी, पढ़ाओगी। कमांड हॉस्पिटल में रहकर माधुरी चली गई। उसका लास्ट स्टेटमेंट, उसकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। माधुरी चली गई, कमला बच गई, और विमला, कौन सी विमला, रविंद्रनाथ की विमला। फिल्म देखी होगी या पढ़ा होगा। उस विमला का अभिनय करने के लिए मुझे हिमाचल प्रदेश कसौली से बुलावा आया। रविंद्रनाथ, पहली बार रविंद्रनाथ और विमला, एक अजीब सी उत्तेजना, खुला हुआ मंच, पहाड़ की वादियों में जाकर सुना 2 विमला होंगी। कुछ समझ में नहीं आया। स्प्लिट पर्सनालिटी के बारे में तो सुना था, लेकिन आरोपित नहीं माना था। मैंने सोचा मुझसे नहीं होगा, मैं वापस कलकत्ते चले जाती, मुझसे नहीं होगा। लेकिन विमला ने धीरे धीरे, विमला ने कैसे खींच लिया अपनी ओर, खींच लिया उसके कॉन्फ्लिक्ट ने, द्वंद ने। वो इस जगह खड़ा था, उसके भाषण में शुरू से आखिर तक एक तूफान सा लरस रहा था। वो जोर से पैर पटकता, दबी हुई धूल चौकर उठती। मैंने सोचा था कि माँ को खूब डांटूंगी,
उसके बाद मुझे होश कहाँ रहा। उसके शब्दों में आग बरस रही थी और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आंखों की चिंगारी है जो उसकी आंखों में आग पैदा कर रही है। उस वक्त मैं राधे रानी की बहू कहाने गई थी, सारे बंगाल की नारी की प्रतिनिधि, और वो बंगाल का वीर बिजली पर बिजली गिरने लगी। वंदे मातरम। मुझे लगा कि मेरे कानों की बूंदे, मेरे गले का हार, मेरा बाजूबंद सब सब निकल कर गिर जाएगा अगर वो चिक सरकाई और निकल आई और एक टक उसे देखने लगी। ये विमला ऐसे आती है, लौट जाती है, अंधेरे में आती है, उजाले में भाग जाती है, पर कहीं न कहीं किसी कोने में एक हिस्सा लेकर बैठ जाती है। इसके बाद का समय बड़ा टेढ़ा समय। सारे देश में धूम मच गई विमेन थिएटर फेस्टिवल की, और पहला दिल्ली में नाटक होगा वामा, और अब तो शायद 100 या 150 विमेन्स थिएटर फेस्टिवल में भाग गई। और सबसे मजेदार बात यह है कि इन सारे फेस्टिवल में हम औरतों को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता, और हम लोग समय निकाल लेते। पहला नाटक, पहला वामा, 3 औरतें जो चेतना के 3 चिन्ह, मेरी अपनी बात कहते हुए। पहला नाटक दारिया फो फ्रैंक रामे का। सुबह कारखाने में काम करने वाली एक औरत, वो सुबह कारखाने के लिए निकलती है, गोद में बच्चा। निकलेगी कैसे? चाबी नहीं मिल रही, बैग में बच्चे को नीचे रखती है और बैग से चाबी निकालती है। चाबी 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 कहाँ गई? बैग में चाबी नहीं, बिछौने में चाबी नहीं, चाबी चाबी चाबी, माया, चाबी 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 चाबी, याद करो चाबी का। ओ, पति को रोटी देते हुए कहा था, खाना कौन पकाता है? मैं। बाजार कौन करता है? मैं। सारा महीना घर का खर्चा कौन निकालता है? मैं। देखो, कारखाने में फुल टाइमर तुम भी हो और मैं भी, और तुम्हारे फटे कुचैले गंदे मोजे कौन धोता है? आज तक तुमने मेरे रुमाल धोया? नहीं नहीं नहीं, मैं कहना चाहती हूँ सारी जिम्मेदारियां अकेली में क्यों झेलूं? एक साथ रहने से नहीं होता। करते क्या हो? घर में आते हो, रेडियो सुनते हो, पड़ोसी क्या टीवी, रोज वहीं पे वही धंधा। रविवार थोड़ा सा अलग, उस दिन में कह के निकल जाते हो। कहाँ? मैदान में, जहां 22 मोटे दिमाग के आदमी जांघिया पहन के फुटबॉल खेलते हैं। एक पतला दुबला सा आदमी मुंह में सीटी बजाता हुआ, सुनकर इनका चेहरा एकदम लाल, आंखें एकदम निकल पड़ी। मैंने उनके माँ बाप को गाली, साली तो क्या खेल कर समझेगी फुटबॉल का? मैंने कहा तुम्हारा खेल जाए बाहर में, और उसके बाद तो महाभारत। अगर मैंने भूल की है तो भूल, बच्चे को लेकर कमरे से बाहर, चाबी अभी भी मेरे हाथ में। सीधे साधे ढंग से चाबी की बात। उसके बाद पत्रकार उल्रिके माइनॉफ, सफेदी में बंद उल्रिके माइनॉफ, चारों तरफ केवल निस्तब्धता और सफेद दीवारें, सफेद साजो सामान, खिड़की, बिछौना, सब कुछ सफेद। तुम लोग सुरक्षा का महान आयोजन करते हो, पर तुम्हारा भीतरी डर है जो तुम्हें इतना निर्मम और निष्ठुर बनाता है। इसलिए शोर का तमाशा मचाए रखना है। हर जगह, हर गली, हर मोड़ पर रंगीन नियॉन लाइट का उजाला।
बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में लगातार बजते हुए कैसेट के म्यूजिक, रिकॉर्ड के गाने, घर हो, गाड़ी हो या बिस्तर में संगम करते हुए तुम्हें शोर चाहिए। और तुम लोगों ने मुझे इसलिए कैद करके रखा है कि तुम्हारी दुनिया मेरे रहने के लायक नहीं। मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहती। मैं वो नाजुक सी चीज नहीं बनना चाहती जो बेकार की बात करती हो, बेवकूफों की तरह हंसती हो और तुम्हारे एक इशारे पर नकली ठहाके लगाती हो। मुझे वैसी औरत नहीं बनना है। लग रहा होगा फेमिनिस्ट मैम, तब से औरतों की बातें क्यों ना बोलूं? औरत होकर जन्म लिया है, औरतों के बारे में क्यों ना बोलूं? नहीं 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 नहीं, नहीं मैं कोई झगड़ा नहीं करना चाहती। आप कोशिश कीजिए, छेड़िए ना मुझे, झगड़ नहीं पाएंगे। पर झगड़े तो होते हैं, कुछ बाहर के होते हैं, कुछ भीतर के होते हैं। मेरे भीतर ये एक्टर और डायरेक्टर, इसका झगड़ा घमासान होता है। मेरी डायरेक्टर एक्टर को मानती ही नहीं। सारी दुनिया ढूंढेगी और कोई ना मिला तो हमें कास्ट देंगे। यहाँ दिलदारी में 2 महीने एक लड़का, अंत में हम सनिचरी बने। उसके बाद नाटक हुआ, युद्ध विरोधी नाटक हिम्मत माई। जरा गौर फरमाए, गौर से देख लें, हमारे जैसे हिम्मती महिला भला आसानी से मिलती है, झुकते ही नहीं। कास्ट तो हो गए, रिहर्सल नहीं। सीन डिवीजन, म्यूजिक, सारा सब कुछ रिहर्सल हो रहा है, केवल हमारा रिहर्सल नहीं। और चिल्लाते चिल्लाते मैडम का गला फंस गया। मुझे अभी भी याद है, कल परफॉर्मेंस है, आवाज नहीं। अचानक मेरी आंखों में ढल 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 करके आंसू। न रोने वाली को रुला दिया थिएटर ने। अब क्या हो, कल परफॉर्मेंस होगा कैसे, आवाज न हो तो। दूसरे दिन सुबह नींद से छलांग मार कर उठी और दो कच्चे मिर्चे खाए। सुना था हमारी लता मंगेशकर जी रोज सुबह उठकर 2 कच्चे मिर्चे खाती हैं और कच्चे मिर्चे खाकर कहा, अगर लगे तुमको कमजोरी फल कैसे तुम पाओगे, अगर लगे तुमको कमजोरी फल कैसे तुम पाओगे। मौका आने से पहले ही मिट्टी में मिल जाओगे, मौका आने से पहले ही मिट्टी में मिल जाओगे। आखिर क्या है जंग लड़ाई, धंधा लेन देन व्यापार। आखिर क्या है जंग लड़ाई, धंधा लेन देन व्यापार। भूतों के बदले होता है जिसमें खूनी कारोबार, भूतों के बदले होता है जिसमें खूनी कारोबार। घर में घुसकर छुप रहने से कोई ना बच पाओगे, घर में घुसकर छुप रहने से कोई ना बच पाओगे। ऐसी जगह कौन सी यारो जहाँ जंग ना पाओगे, ऐसी जगह कौन सी यारो जहाँ जंग ना पाओगे। जंग लड़ाई मारा मारी कमजोरों का खेल नहीं, जंग लड़ाई मारा मारी कमजोरों का खेल नहीं। ऐसा भी धंधा है जिसमें कोई खेलम खेल नहीं, ऐसा भी धंधा है जिसमें कोई खेलम खेल नहीं। अगर लगे तुमको कमजोरी फल कैसे तुम पाओगे। और दूसरी तरफ युद्ध विरोधी नाटक हिम्मत माई एक एक बेटे को खोकर सुनती है युद्ध का जय जय गान। महानायक भट्ट राजा वीर घाती पायो, रणबांकुर सेनापति सरगा से धारो। राजपाट सुनो भाइयों, प्रजा दुखा पायो, रणबांकुर सेनापति सरगा से धारो। अब वो कमांडर की चिता को आग देंगे। देश के लिए ऐतिहासिक घड़ी है ये। मेरी ऐतिहासिक घड़ी वो है जब उन्होंने मेरी बेटी को बर्बाद करके रख दिया। बहुत छोटी थी तो किसी सिपाही ने जबरदस्ती मुंह में कुछ ठूस दिया। तब से गूंगी की गूंगी रहा मेरा बेटा सोहन।
उसको मैं न देख पाऊंगी। और मेरा बेटा अर्जुन कहाँ गया भगवान जाने। अरे बज्जर गिरे इस लड़ाई पर। ये हिम्मत माई उसके साथ साथ हिम्मत माई के साथ एक साथ सिरे से तमाम नाटकों का आनंद और भी बढ़ गया जब खुले मैदान में मीनल को लेकर, रत्नादी को लेकर, नंदिनी को लेकर हम लोगों ने शुरू किया बेटी आई। बेटी आई रे 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 बेटी आई रे। मैं कहाँ जाऊँ बेटा, मैं कहाँ करूँ बेटा, मैं कहाँ जाऊँ बेटा, मैं कहाँ करूँ बेटा। वो भी मुझ पे गुस्सा होंगे देखो मेरी बेटी आई, वो भी मुझ पे गुस्सा होंगे देखो मेरी बेटी आई। बेटी आई बेटी आई बेटी आई बेटी आई। 10 मिनट की बातचीत पे जीवन साथी चुनने वाले, दहेज लेने वाले पधारते हैं। बड़ा रोमांचक, यूं दर्शक हम सब घुल मिलकर एक हो जाते हैं। इतने दिनों तक मंच का खुले का नाटक करते करते कभी कभी रवींद्र सदन की गैलरी में सुनती, ओ दीदी वो बांग्ला टांगला नाटक करूँ। एक बार एक सेमिनार में केतकी दी के साथ मुलाकात हुई। मैंने कहा दीदी नाटक चुन लिया महाश्वेता देवी का, करेगी? ना बाबा वो हिंदी फिंदी हमारा राखो ना, हमें हिंदी फिंदी ना, बांग्ला टांगला। नाटक हुआ मुक्ति, महाश्वेता देवी का मुक्ति। मुझे जिंदगी की ये अनुभव शायद कभी नहीं भूलेंगे। एक किशोरी कन्या की तरह जैसे उन्होंने अपने आप को सौंप दिया। जा बोलबे সেই করব, যা দেখাবে সেটাই করব। मैं अवाक होकर गुणी प्रतिभा प्रतिभाशील शिल्पी को मंत्र मुग्ध देखती रहती। कभी कभी जाकर मन से परे आखिरी सीट पर बैठ कर देखती कि वो सफेद सफेद खुले हुए बाल अपने पैरों को दोनों को हिलाती हुई कैसे हठात भीषण ঝড় চারিদিকে সব উলট পালট হইতেছে। কেন কে যেন হাত ধরে কইল আসেন, সাবধানে আসেন। টাইনা বসাইল এক ঘরে, কইল বসেন। গলা খান খুব সিনা লাগতেছিল। সাইয়ে দেখি হ জবাবসি স্বদেশ বুড়া হয়ে গেছে, চুলগুলো সব সাদা, চক্ষু দুহান আরো খুব সুন্দর। দুইজনে মিলে কত কথা। আমি বললাম মনে আছে সে পূজার ভাষানে নদীর জলে তলাইয়া গেছিলে আর দত্তবাড়ি সুকুমার টাইনা তুলছিল? কইল হ। তারপরে তো সাঁতার শিখলাম। আমি কইলাম মনে আছে সেই আমজাদ বাড়িতে এসে সেই চুরি আমের চুরি আর দেশুর আর বাবাই জানতে পারলে কি পিটাল না পিটাইলো, পিটাইতে সেই দিনগুলান আর ফিরাইব না। 2 বছর হয়েছে বউ মইটা গেছে। বললাম দেখে না টাইটা পড়ছে। আমারও কেউ নাই, তোমারও কেউ নাই, আয়সা থাকো। তা হয় না। কেন? এই সবই তো তোমার। আয়সা থাকো, শাখা পরবা, সিঁদুর পরবা, লাল পাড়ের শাড়ি পরবা, গরম গরম ভাত আর গুঁড়া মাছের ঝোল লজ্জায় মরি। টাকা তো পাইলাম, কই যামু? স্বদেশের কাছে গরম গরম ভাত আর গুঁড়া মাছের ঝোল রাঁধু, শাখা পড়ু, সিঁদুর পড়ু, লাল পাড়ে
ना विषा के श्याम शुकेते आमारी मरण किसी मुट्ठी में दबाकर चिट्ठी देके आदि के देगी होते पता नहीं किस लोक में चला जाता है। केवल यादें। स्मृतियां जिन्हें कहते हैं। कोई पूछे कौन कौन भीतर डरा है। महाश्वेता देवी की सनीचरी न गांव की न शहर की, भीतर ही भीतर रमी रहती है और अंगुली पकड़कर मुझे दिलासा देती रहती है। बचपन की सहेली भिकनी के साथ मैया रामजादी ऐसा तेरे बाप का ये छिलका से फैला के रखा सारी कुतिया। एक तो गलती करती बस फौज मारती है उसको पकड़ मैया। दोनों जने मिलकर कितना मजा। वो उसको लेकर आती है, दोनों जने रोना शुरू करते हैं। स्यापा मरे हुए मुर्दों पर रो रो कर पेट भरती है। एक दिन सनीचरी से बिक्री कहती है नातिन को देखा हूं। बोले आएगी तो ये 2-4 दिन में लौटते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बिक्री नहीं आती। खबर आती है कि बिक्री नहीं रही। जो सनीचरी आंखों के सामने पति गुजर जाता है, उसकी आंख में एक बूंद आंसू नहीं है। बेटा एक एक करके सब चले जाते हैं, रो नहीं पाती। धीरे धीरे जिंदगी में पहली बार मृत बिखने के फिर से खड़े होकर जीवन का धंधा जाती है वेश्याओं के टोले में, जहाँ उसकी बहू पलबतिया है। चारों तरफ से लाल पीली नीली धोतियां पहनकर, चमकती बिंदी, पीले नीले फूल, सारी औरतें घेर लेती। कैसे रोने जाएंगे, हमारा तो कोई सगा मरा नहीं, रो के बताओ रोएंगे कैसे। सनीचरी सिखाती है जब रोने जाओगी ऐसे रोना जिसे तुम्हारा कोई सगा मरा है। ऐसी छाती पीट के रोना जिसे आदमी का कलेजा दहल जाए। ऐसी जान लड़ा के रोना जिसे आदमी का कलेजा थर्रा जाए। हाय रे सास की भूमिका करती थी अफसरी बेगम। हम लोग जब कॉर्पोरेशन के स्कूल में रिहर्सल करा करते, खिड़की के पीछे हाथ पकड़कर रिहर्सल देखा करती। एक दिन सामने आकर बोली लेंगी ही, चेचन में लेंगी। मैंने कहा ये ना। फिर पुरानी सी डायरी से तस्वीर निकाल कर बोली ये देखिए हमारी जवानी की तस्वीर। हमारे अब्बा हुजूर न्यू थिएटर्स में काम किया करते थे। कितने नाटक किए, होली, लोक कथा, रुदाली। जब चिल्लाती थी रोटी दे तो दारिद्र्य उनकी रोटी दे की आवाज में निकलता।
एक बार सुना बीमार पड़ी, मैं देखने गई, खाट, बिना खाट के जमीन में वो सोई हुई थी। लौट कुछ लड़कों से लोहे की फोल्डिंग खाट भिजवा दी। फिर सुना और बीमार है, बार बार वो मुझसे मिलने की ख्वाहिश रखती है, बुला रही है। मैं वो पार्क स्ट्रीट, जाननगर, पुरानी बस्ती, टाट का पर्दा सरका के देखा, अफसरी बेगम एक फटी मैली कुचली लुंगी पहनकर मिट्टी पर लेटी है। मैंने कहा खाट कहाँ गई? बिक्री, सब बिक्री हो गया। हमको रुपया पैसा ना दीजिए, अपने साथ ले लीजिए। कब से मेरा हाथ पकड़ कर बोली, मैं थिएटर करना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। 4 दिन बाद बेगम चली गई। धीरे धीरे सब चले जाते हैं। भुवन का कितना भार दे जाते हैं। मैं अभी भी इस उम्र में भी सपने देखती हूँ, छोटे छोटे सपने, बड़े बड़े सपने। सपने देखना मेरी आदत है। कभी देखती हूँ कि एक माँ कानूनी लड़ाई के बाद जब अपने बेटे को वापस पाती है, कस के बेटे को कस के अपने बाहों में भरकर डूब जाती है। यह देखती हूँ छोटा सा रसोई घर, पति पत्नी दोनों बैठे हैं। पत्नी के सामने पति चावल की हड़िया धो के बढ़ा देता है, तो उसे चूल्हे पर चढ़ा देती है और दोनों मिलकर एक अद्भुत हंसी से सारा का सारा माहौल। यह देखती हूँ एक चौड़ा चौड़ा रास्ता, चौड़ा चौड़ा रास्ते पर एक साथ कितनी औरतें सिर ऊंचा करके आत्मसम्मान से चलती जा रही, होठों पे हंसी, सारे चेहरे पर हंसी। ये देखती हूँ एक मंच, पूरा अंधेरा मंच, सामने ऊंची ऊंची सीढ़ियां, सामने ऊंची ऊंची सीढ़ियां। मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ, फिर गिरती हूँ, सीढ़ी चढ़ती हूँ, देखती हूँ सामने नीला समुंदर, और उस समुद्र के किनारे मैं उड़ती हूँ। मीनार, मेरा सपना जिसके पास सब कुछ था, वैभव से लेकर सब कुछ, एक छोटी सी घटना सत्य का संधान देती है। मजली बहू का आवरण छिन्न भिन्न हो जाता है। তোমাদের গলি কি আর ভয় করি? আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘ পুঞ্জ। তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমায় ঢেকে রেখে দিয়েছিলে। ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমায় দেখে দিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণ খানা আগাগোড়া ছিন্ন করে চলে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি আমার গৌরব রাখবার কোনো জায়গা নেই। আমার এই অনাদিত রূপ যার চোখে ভালো লেগেছে, সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখেছেন, এইবার মরেছে বেঁচে বউ। তুমি ভাবছো মরতে যাচ্ছি, ভয় নাই, আমার পুরনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে করব না। মীরাবাই তো আমারই মতন ছিলেন, তার সেগুলো তো কম বাড়ি ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্য মরতে হয়নি। মীরাবাই তার গানে বলেছিল, ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল প্রভু, তাতে তার যা হওয়ার তা হোক। এই লেগে থাকা
কিন্তু বেঁচে থাকা, আমিও বাঁচবো। আমি বাঁচলুম। সুন্দর হে সুন্দর